देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम पंकज है और मैं पेशे से एक बस ड्राइवर हूँ। मैंने अपनी लाइफ के कुछ हिस्से बस के अंदर ही बैठकर बिताए थे। बस ड्राइविंग के काम में कई सारे ऐसे पड़ाव देखे हैं जिन पर यकीन करना एक सामान्य इंसान के बस की बात नहीं थी। यह हादसा सन 2004 का है। उस वक्त मैं एक बस ड्राइवर था और ऐसा नहीं था कि मैंने अभी ही बस ड्राइव करना स्टार्ट किया था। इससे पहले भी मैंने कई सफ़र बस से गुजारे थे, लेकिन आज का नया रूट मेरे लिए काफ़ी खास होने वाला था। जो कि इस रूट पर मैंने काफ़ी सारी अजीब बातें सुनी थी जो एकदम झूठी और बेतुकी थी, क्योंकि मैंने उस रूट पर बस को काफ़ी अच्छे से ड्राइव भी किया। लेकिन उस दिन मेरे साथ कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है जिसके बारे में लोगों की मान्यता थी। और उसके बाद मुझे उस रूट पर बस ड्राइव करते करते लगभग 5 दिन बीत गए, लेकिन अभी तक झूठी अफवाह मेरा कुछ न बिगाड़ पाई। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि आने वाला कल मेरे लिए मुसीबतों का विशाल का पहाड़ लेकर आने वाला है, जिसके बारे में मैंने सोचा तक नहीं था। उस दिन जब सुबह के वक्त में अपनी बस में बैठने के बाद अपने रोड के लिए निकलने लगा कि मेरे हाथ में रखा हुआ कांच, जिसके अंदर मैं अपना चेहरा देख रहा था, वो एकदम से ही टूट गया। और कांच को इस तरह टूटता देख मेरा कंडक्टर बोला, अरे इस कांच को क्या हुआ? ये अपने आप ही एकदम से टूट गया। और हमारी परंपरा के अनुसार कांच का इस तरह से खंडित हो जाना एक असाधारण बात थी, और वो कांच बिना किसी चीज़ से टकराए ही चकनाचूर हो गया था, जो सच में एक हैरान कर देने वाली बात थी। लेकिन बाद में इन हरकतों पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया और बस में बैठकर पूजा आराधना करने में जुट गया। और फिर हमारे निर्धारित समय के अनुसार 10 बजते ही मैं अपने कंडक्टर के साथ बस लेकर वहाँ से निकल गया। माहौल काफ़ी अच्छा बना हुआ था और धूप के साथ साथ चारों तरफ का माहौल भी अच्छा ही लग रहा था। और जब बस आज के पहले बस स्टैंड पर पहुंची तो लोगों की भीड़ भी लगी हुई थी। आज इस कदर भीड़ को देखकर हमें भी थोड़ी हैरानी हुई, क्योंकि पहली बार बस स्टैंड पर मैंने इस रूट की ड्राइविंग करते वक्त इस जगह पर इतनी भीड़ के दर्शन किए थे। वो सभी लोग बस में दाखिल हुए और उन सभी की तरफ से एक बात जो लगातार सुनने को मिल रही थी। उनका कहना था कि आज शनिवार का दिन है और शनिवार को हमेशा से लोग खराब मानते हैं, और खासकर तो इन गांव के पास से गुजरने वाले रास्तों के बारे में उन लोगों का मानना था कि यहाँ पर एक श्वेत राक्षस का साया मंडराता नजर आता है, जो इंसानों को अपनी यात्रा तय करवाने की कोशिश में जुटा हुआ रहता है। एक पल के खातिर मेरी तो हंसी ही छूट गई। मैं जोर जोर से हंसते हुए चुपचाप बस को ड्राइव करने में ही लगा हुआ था कि तभी एक आदमी मेरी तरफ देखते हुए बोला, सर आप इस रूट पर नए लगते हो? खैर मैंने भी अपनी मुंडी हाँ में हिलाई। फिर वो आदमी मुझसे बोला, आपको हमारी बात पर भले ही विश्वास ना हो, खुद ही आप समझ जाएंगे। मैंने उस आदमी की इन बातों को कुछ देर के लिए दिमाग में नोट सा कर लिया। खैर जैसे तैसे उस दिन की भागदौड़ के बाद हम अपने घर की तरफ लौटने की तैयारी में जुट गए। आज का रात का माहौल एकदम सुनसान लग रहा था। चारों ओर गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था और अंधेरे की एक मोटी चादर चारों तरफ बिछी हुई थी, और वहाँ पर हाईवे की लाइट में भी बिल्कुल भी दम नहीं था। जब तक हम लोग अपने घर पहुँचते थे तब तक हमें रात के तकरीबन 12 बज जाते, और यह एक छोटी सी बात साबित करती है कि ड्राइवर की ज़िंदगी कितनी हार्ड होती है। मैं बस की ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था और मेरे बगल वाली सीट के ऊपर बस का कंडक्टर। हमारी बस अच्छी खासी स्पीड के साथ उस हाईवे को पार कर ही रही थी कि तभी बस का एक पहिया ज़ोर ज़ोर से अजीब आवाज़ें निकालने लगा, मानो अब वह फटने वाला था। फिर मैंने बस को एक साइड में लगाया और कंडक्टर के साथ बस से नीचे उतरकर बस के टायर को चेक करने लगा। लेकिन अफसोस वो एकदम सही सलामत था और साथ ही उसे कहीं खरोच तक नहीं आई थी। फिर ये मनोज आवाज़ किस चीज़ की थी? यही सब देखने के लिए मैं तुरंत बस के नीचे और देखने लगा, और तभी मेरी नज़र बड़े बड़े बालों पर पड़ी तो मेरी सांसें कुछ ही पलों के लिए ऊपर नीचे होने लगी। मुझे अपनी निगाहों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। मगर जब मैंने बस के कंडक्टर को बस के नीचे की तरफ देखने को कहा तो वो काले काले लंबे बाल इस निचले हिस्से से गायब हो चुके थे। कंडक्टर तो उल्टा मेरे ऊपर ही चिल्लाता हुआ बोल पड़ा, अब तुम्हें भी चारों तरफ भूत नजर आ रहे हैं। लोगों की अनसुनी बातों ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। कंडक्टर की डांट सुनने के बाद मैं चुपचाप बस के अंदर पहुंच गया और फिर सभी बातों को नज़रअंदाज करते हुए बस ड्राइविंग में जुट गया।
बस अभी आगे बढ़ ही रही थी कि एक सफ़ेद रंग की चीज़ अचानक ही ट्रक के सामने वाले कांच के सामने की तरफ एकदम से लटक गई, और जिस कारण आगे का पूरा माहौल एकदम खामोश बन गया। मैंने बस को एक बार फिर रोक लिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कोई दुर्घटना जन्म ले सके। मैं अभी बस से नीचे उतर गया और बस के ऊपर लगे उस सफ़ेद कपड़े को वहाँ से हटाने लगा। फिर उसको हटाने के बाद मैं वापस आकर ड्राइविंग सीट पर बैठने लगा। लेकिन जब मैंने सीट की तरफ देखा तो मेरे पाँव तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि मैंने देखा कि मेरे सीट के ऊपर मेरी तरह दिखने वाला एक बहरूपिया बैठा हुआ था, जो एक एविल मुस्कुराहट के साथ खौफ उत्पन्न कर रहा था। उस वक्त मैं इस कदर सहम उठा था कि मैं बोलने तक की हालत में नहीं था, और मैं धीरे धीरे उस बस की ओर से पीछे हटने लगा। लेकिन तभी बस का मालिक यानी कि कंडक्टर मेरे पास पहुंचा और मुझसे बोला, पंकज क्या हुआ, तू इस तरह से डरा हुआ क्यों है? मैंने उसे भी बस में देखने को कहा, लेकिन एक बार फिर उस बस के अंदर कोई भी नहीं था। मुझे आज यह हादसे हरगिज़ समझ नहीं आ रहे थे कि मेरे साथ हो क्या रहा है, और इतने में ही एक आदमी मुझे अपनी ओर आता हुआ दिखाई दिया। वो कोई और नहीं बल्कि बस का कंडक्टर ही था। इस खौफ में इतने ट्विस्ट थे कि खुद मैं भी जान पाने में कामयाब नहीं था कि आखिर मेरे साथ ये हो क्या रहा था। खैर बाद में कंडक्टर साहब मेरे करीब पहुंच गए, और फिर उन्होंने मेरी इस दिशा का रीज़न पूछा, तो मैंने उन्हें अपने साथ हो रहे छल कपट के बारे में विस्तार से बताया। लेकिन उनको मेरी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास ही नहीं हुआ। लेकिन मैं तो अच्छे से जानता था कि आज मैंने किस हादसे से सामना किया है, और अब मेरी हिम्मत तो नहीं थी, लेकिन बस को ड्राइव तो करना ही था। जिस वजह से मैं कांपते हुए बस की सीट पर बैठ गया, और अब डर के बावजूद भी मुझे बस को ड्राइव करना पड़ रहा था। फिर कुछ देर के बाद बस के अंदर सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा था, और बस भी अपनी फुल स्पीड के साथ एक कच्चे रास्ते को पार कर रही थी कि अचानक ही बस की छत वाली दीवार नीचे की तरफ झुकने लगी, मानो कोई बहुत ही ज़्यादा भारी वस्तु उसके ऊपर रख दी गई हो, जिस कारण उसके ऊपर ज़ोरदार मौज आने लगी। बस की यह हालत देखकर मैंने कंडक्टर साहब को भी इस मामले के बारे में बताया, तो उनके भी होश उड़ गए। मगर अब बस की छत से वह मौज धीरे धीरे इतनी बढ़ चुकी थी कि अब मुझे ऐसा लग रहा था मानो हम इस छत की वजह से अब कुचले जाएंगे। तभी उस कंडक्टर को पता नहीं ऐसा क्या सूझा कि वो तुरंत ही बस से नीचे कूद गया, और वो भी उस दौड़ती बस के अंदर से, जो ये साबित कर रहा था कि अब बस के अंदर किसी शैतानी शक्ति होने का आभास हो रहा था। अब मुझे भी ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया, और बस का ब्रेक लगाकर मैं नीचे उतर गया। अभी तक मैं इस हादसे को ठीक से समझ नहीं पाया कि आखिर हुआ तो हुआ क्या। मैं अभी भी उस ज़ोरदार अंधेरे के बीच एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, और उस सरसराती ठंडी हवा के बीच मुझे बस का कंडक्टर अपनी तरफ भागता हुआ दिखा। वह भी काफ़ी डरा हुआ था, और जब वह मेरे पास पहुंचा तो मैंने देखा कि उसका पूरा का पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ है, और साथ ही उसकी हालत बस से बदतर हो चुकी थी। उसकी हालत देखना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि इससे पहले मैंने उसकी यह दशा कभी भी नहीं देखी थी। फिर उसने अपनी उंगली से पीछे की तरफ इशारा किया, तो मैंने देखा कि 8 फुट का लंबा चौड़ा एक शख्स लगातार उसके पीछे भाग रहा था, और उसके शरीर के मुकाबले उसके हाथ काफ़ी बड़े बड़े थे। उसकी गर्दन उसके शरीर के अंदर तक धसी हुई थी, और अब मैं भी समझने लगा कि ये तो वही राक्षस है जिसके बारे में वो यात्री बात कर रहे थे। और अब मुझे भी ये समझ में आ रहा था कि आखिर कोई भी बस ड्राइवर इस रूट के ऊपर बस को ड्राइव करना पसंद क्यों नहीं करता। मैंने तो उसी वक्त तय कर लिया था कि अब मैं इस रूट पर कभी भी नहीं आऊँगा। मेरा कंडक्टर भी मेरे बगल में बैठ गया। हम दोनों उसी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, लेकिन हम जानते थे कि अगर हम इस जगह पर कुछ देर के लिए और रुके रहे तो फिर हमारी मौत बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि उस आदमी का शरीर हमें डराने के लिए काफ़ी था। फिर मैंने कंडक्टर को वहाँ से उठने का इशारा किया, और फिर उस भयानक जगह से निकलने की हम कोशिश करने लगे। लेकिन ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि उस अंधेरी रात के बीच चल पाना भी मुश्किल लगने लगा। आसमान में चांद भी मौजूद नहीं था, जिस वजह से अंधेरा अपनी चरम सीमा में पूरी तरह से छाया हुआ था। मैं और कंडक्टर साहब किसी तरह रास्ते को खोजने लगे, लेकिन अब हमें जो रास्ता मिल रहा था हम उसी रास्ते पर लगातार दौड़ने लगे। और दौड़ते दौड़ते अब हम इतनी बुरी तरीके से थक चुके थे कि अब हमारी हिम्मत भी नहीं थी कि अब हम ज़्यादा दूर भाग सकें, जिस वजह से हम वहीं सड़क के किनारे
एक विशाल से पेड़ के नीचे बैठ गए, क्योंकि अब मेरी भी सांसें काफ़ी बुरी तरह से फूल चुकी थी कि तभी ऐसा एहसास होने लगा कि हमारे चारों तरफ कोई मंडरा रहा है। और उस वक्त काफ़ी अंधेरा था, जिस कारण हम देख भी नहीं पाए। लेकिन तभी मुझे कुछ जलने की बू आने लगे। हम दोनों को ऐसा लग रहा था मानो हमारे आसपास कोई चीज़ लगातार जल रही है, लेकिन हम उसे देख नहीं पाए। हम जिस पेड़ के नीचे बैठे हुए थे वहाँ हमें ऐसा लग रहा था मानो उस पेड़ के ऊपर थोड़ी बहुत हलचल महसूस हो रही है। हमें ऐसा लग रहा था मानो उस पेड़ के ऊपर कोई चढ़ा हुआ है। फिर हम दोनों ऊपर की ओर देखने लगे। तभी हमें वहाँ से एक गाड़ी गुजरती हुई दिखी, और ये गाड़ी लगभग 2 घंटे बाद गुजरी थी जो उस रास्ते पर पहुंची थी। हम सही मौका देखने के बाद मैं अपने कंडक्टर के साथ उस सड़क के बीचों बीच खड़ा हो गया, क्योंकि मैं ये बात भी अच्छे से जान चुका था कि इस रोड पर गाड़ी रोकने की हिम्मत कोई भी नहीं करेगा। और फिर हम दोनों उस गाड़ी में बैठकर वहाँ से अपने घर निकल गए। लेकिन दोस्तों, उस दिन के बाद मैं कभी भी बिना कुछ सोचे समझे किसी भी रूट को एक्सेप्ट नहीं करता। सबसे पहले मैं उसके बारे में अच्छे से जानना चाहता हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।